अरे ओ मीरा, कहाँ हो तुम? मीरा की मामी सुनीता जी ने आवाज़ दी। आए मामी जी, बस पूजा का सामान रख रहे हैं थाली में। मीरा ने कहा, हे भगवान, आज ननद और नंदोई जी की बरसी है। इतना सारा काम पड़ा है और ये दोनों लड़कियां पता नहीं क्या कर रही हैं। सुनीता जी ने कहा, देखना चुटकी, देर करवा दिया। मीरा ने कहा, हाँ हाँ जीजी, हम ही परेशान करते रहते हैं ना तुम्हें। शालू ने कहा। शालू मीरा के मामा जी की बेटी है। और नहीं तो क्या, आज नहाने में पूरे 2 घंटे से बाहर आई और तुम्हारी वजह से हम लेट हो गए। मीरा ने कहा। तभी सुनीता जी की आवाज़ आई, अरे महारानियों आ जाओ, पंडित जी इंतज़ार कर रहे हैं। आए, दोनों ने एक साथ कहा। फिर मीरा ने पूजा की। शाम को मीरा बहुत ही उदास मन से अपने माता पिता की तस्वीर को देखे जा रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। क्या हुआ मेरी बच्ची, क्यों दुखी हो रही है? तू 6 साल की थी जब ननद और नंदोई जी की कार का एक्सीडेंट हो गया था और वो कार में उनकी मृत्यु हो गई थी। तुझे यूं बिलखता देख मैंने उस दिन खुद से एक वादा किया कि तुझे कभी भी अपने माता पिता की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। पर जब तू ऐसे रोती है तो मुझे लगता है कि मैंने अपना वादा पूरा नहीं किया। सुनीता जी ने उदास होकर कहा। नहीं मामी जी, आपने तो मुझे इतना प्यार दिया है कि मैं इसे शब्दों में बयान भी नहीं कर सकती। जय भैया और शालू से भी ज़्यादा आपने मुझे प्यार दिया है। तो फिर तू रोना बंद कर, सुनीता जी ने कहा। क्यों भगवान, सारा प्यार मेरे पे, मीरा पे ही लुटा दोगी? मेरा क्या होगा, मेरे लिए भी कुछ बचाया है? किशोर चंद जी ने कहा। मीरा के मामा जी, आप भी ना कहीं भी शुरू हो जाते हो, बच्चे अब बड़े हो गए हैं। शर्म कर, सुनीता जी ने कहा। रात को किशोर जी, भगवान, मेरे दोस्त रूप किशन ने हमारी मीरा के लिए एक बड़ा अच्छा रिश्ता बताया है। तुम कहो तो बात चलाऊं? सुनीता जी, मुझे तो सही लगता है, पर पहले आप मीरा से बात कीजिए। किशोर चंद जी, हाँ, मैं सुबह ही मीरा से बात करता हूँ, अगली सुबह। किशोर चंद जी बाहर लॉन में बैठे अखबार पढ़ रहे थे, साथ ही मीरा की पूजा खत्म होने का इंतज़ार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद जब मीरा चाय लेकर आई तो उन्होंने कहा, मीरा, मुझे तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है। कहिए मामा जी, मीरा बोली। किशोर चंद जी तुम्हारे लिए एक रिश्ता लाए हैं, बहुत ही अच्छा रिश्ता है। बहुत ही अमीर और नामी लोग हैं, जयपुर के रईस परिवारों में से एक हैं। इतना सुनते ही मीरा का मुंह थोड़ा लटक गया। तभी किशोर चंद जी बोले, अगर तुझे कोई और पसंद है तो बता दे, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। नहीं मामा जी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो मैं आप लोगों को छोड़कर जाना नहीं चाहती। अरे मेरी बच्ची, लड़कियों को तो एक न एक दिन अपने ससुराल जाना ही पड़ता है। मीरा बोली, जैसा आपको ठीक लगे। मम्मा पापा के बाद से आप लोग ही मेरे अपने हैं। मुझे आपकी मर्ज़ी से ही शादी करनी है। इतना कहकर मीरा वहाँ से चली गई। किशोर चंद जी ने अपने दोस्त को फ़ोन कर लड़के वालों से मिलने को कह दिया। फिर सुनीता जी से बोले, सुनो भगवान, कल लड़के वाले मीरा को देखने आ रहे हैं। इतना सुनकर सुनीता जी तो मानो फूली नहीं समा रही थी। अगले दिन सुबह से ही किशोर चंद जी के घर में तैयारी होने लगी। आखिर बड़े लोग जो आने वाले थे, उनके आव भगत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए थी। मामी जी तो बार बार मीरा को कोई ना कोई सीख दे रही थी। तभी उनके घर के आगे एक बड़ी सी गाड़ी आके रुकी। कुछ लोग उतरे। सुनीता जी उनका स्वागत करने आई। रसोई में जाकर उन्होंने शालू से कहा, देख मीरा तैयार हुई या नहीं, जल्दी नीचे लेकर आ। शालू अपने ऊपर कमरे में गई और देखा मीरा तैयार होकर बैठी है। क्या जीजी, कम से कम आज तो थोड़ा सज संवर लेती। मीरा, मैं जैसी हूँ वैसी ही ठीक हूँ। उन्हें मगर अगर मैं पसंद होंगी तो मैं ऐसे ही पसंद आ जाऊंगी। आजकल की लड़कियां कितना मेकअप करती हैं, शालू ने मुस्कुरा के कहा। सभी करती होंगी पर हमसे ना होगा, मीरा ने तुनक कर कहा। फिर मीरा शालू के साथ नीचे आ गई। जैसे ही सुनीता जी ने मीरा को देखा कि वो लाइट पिंक कलर के सूट में कितनी प्यारी लग रही है, उसकी बलाएं लेने लगी। कहा, जाकर बाहर चाय दे आओ। मीरा ने ट्रे हाथ में उठाई और शालू के साथ बाहर आंगन में आ गई। शर्म से झुकी आंखों से उसने देखने की कोशिश की,
पर उसे वहाँ कोई लड़का नज़र नहीं आया। तभी एक महिला ने उसे अपने पास बिठाया। तभी किशोर चंद जी के दोस्त रूप किशन जी बोले, भाई साहब, आपकी बिटिया तो हमारी मालकिन को कब की पसंद है, बस शौर्य बाबू पसंद करें तो रिश्ता आगे बढ़े। मेरी मीरा पसंद है कब से? मैं समझा नहीं, किशोर चंद जी ने कहा। तभी शौर्य की माँ ने कहा, मैंने कान्हा जी के मंदिर में मीरा को कई बार गाते सुना है। फिर रूप किशन भाई साहब से बातचीत हुई तो उन्होंने मीरा के बारे में हमें सब बताया। भाई साहब, मुझे तो आपकी मीरा बहुत पसंद है, बस शौर्य और मीरा एक दूसरे को पसंद कर लें। तभी शालू बोल पड़ी, ये शौर्य बाबू हैं कहाँ? वो उसके ऑफिस से कोई ज़रूरी फ़ोन आया था तो वो बाहर बात करने गया है, शौर्य की माँ ने कहा। तभी एक 25-26 साल का लंबा गोरा और डैशिंग सा लड़का अंदर आता है, जिसे देखकर शालू मीरा से कहती है कि जीजी, हमारे होने वाले जीजा जी तो बड़े ही स्मार्ट हैं, बिल्कुल किसी फिल्मी हीरो की तरह। मीरा मन ही मन मुस्कुरा जाती है और धीरे से नज़र उठाकर शौर्य की तरफ देखती है और बस उसी में खो जाती है। तभी शौर्य की माँ के बोलने पर वह वापस होश में आती है। अब हमें दोनों को मौका देना चाहिए, रजनी जी, शौर्य की माँ ने कहा। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है, सुनीता जी बोली। सुनो शालू, तेरी जीजी और शौर्य जी को ऊपर छत पर ले जाओ, सुनीता जी ने कहा। शालू, हाँ माँ। शौर्य और मीरा शालू के साथ ऊपर छत पर जाते हैं। शालू कहती है, आप लोग बात करें, मुझे कबाब में हड्डी बनने का कोई शौक नहीं है, और मुस्कुराकर चली जाती है। इधर शौर्य और मीरा के मन में एक तूफान सा चलता है कि क्या बात की जाए या कहाँ से बात शुरू की जाए। पर शौर्य एक बार मीरा की तरफ देखकर दूसरी तरफ मुंह कर लेता है और मीरा मन ही मन शर्माती है। शौर्य बोला, नाम क्या है आपका? मीरा मन ही मन सोचती है, अभी तो नीचे सभी मेरा नाम ले रहे थे और इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। जी, मेरा नाम मीरा शर्मा है। शौर्य बोला, आप इस रिश्ते के लिए तैयार हैं या ज़बरदस्ती तैयार हो गई? मीरा, जी मैं कुछ समझी नहीं, रिश्ते के लिए तैयार? आप बिना मर्जी के ये रिश्ता लेकर आए हैं क्या? शौर्य, वो मेरा आपको हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था, मैं तो बस आपकी मर्जी पूछ रहा था। तभी शालू ऊपर आती है, चलिए आप लोग नीचे, सभी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। शौर्य की तरफ मुस्कुराकर कहती है, क्यों जीजा जी, हमारी दीदी पसंद आ गई ना? वो हैं ही इतनी प्यारी। रजनी जी मीरा के पास जाती हैं, उसके सिर पे हाथ रखकर कहती हैं कि मेरी बच्ची, मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि शौर्य की खुशियों को तू ही वापस लाएगी, और उसकी एक तस्वीर अपने फ़ोन में खींच लेती हैं। शाम को रजनी जी और शौर्य जयपुर पहुंच जाते हैं। मेहता सदन, इतना आलीशान बंगला कि देखने वालों की आंखें चमक उठें। घर में शौर्य, शौर्य की माँ, पापा, दादी, छोटा भाई, छोटी बहन है। रात में डिनर के बाद रजनी जी सभी घर वालों को हॉल में बुलाती हैं और कहती हैं कि मैंने शौर्य के लिए एक रिश्ता देखा है, बताया था ना फ़ोन पर सभी को। बहुत ही प्यारी और संस्कारी लड़की है, मीरा नाम है उसका। आप सब लड़की की तस्वीर देख लीजिए। शौर्य के पिताजी सुरेंद्र राजपुरोहित, अगर आपने देखी है रजनी जी तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। रुचिका शौर्य की बहन, माँ भाभी तो बहुत सुंदर है, मुझे तो बहुत पसंद है। शौर्य का भाई भी, मुझे भी। दादी जी, इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि मेरे शौर्य के लिए ही बनी है। पर क्या दादी? रुचिका और यश बोले, क्या शौर्य भैया इस रिश्ते के लिए मानेंगे? इतना सब होने के बाद उसने तो खुद को जैसे सबसे अलग कर लिया है, हमें पहले उसे मनाना चाहिए, दादी जी ने कहा। जी माँ जी, आप सही कह रही हैं। जोर देकर उसे मीरा से मिलने के लिए ले गई, पर अब पता नहीं वो क्या जवाब देगा, रजनी जी ने कहा। रात को रजनी जी शौर्य के कमरे में जाती हैं। क्या हुआ शौर्य, सोए नहीं अभी तक? बस सोने ही जा रहा था, वो मुझे तुझसे इस रिश्ते के बारे में कुछ बात करनी थी। पर शौर्य बोल पड़ा, माँ आप अच्छे से जानती हैं कि मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे नहीं करनी शादी। तो क्या ज़िंदगी भर कुंवारा ही रहेगा? पता है मुझे कितनी चिंता है तेरी। तूने वादा किया है कि मैं जिस लड़की से कहूँगी तू उस लड़की से शादी कर लेगा, रोते हुए रजनी जी ने कहा। याद है मुझे मेरा वादा, तभी तो आज आपके कहने पर अजमेर गया और उस लड़की से भी मिला। पर माँ आप जानती हैं
कि मैं, शौर्य ने कहा, तो जिंदगी भर उसे लेकर बैठा रहेगा। कुछ चीज़ें एक बुरे सपने की तरह भूल जानी चाहिए, वरना वो हमें ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ने देती। रजनी जी ने कहा, माँ आप जैसा करेंगी मुझे मंजूर है, मैं आपको दुखी नहीं देख सकता। तो क्या मैं इस रिश्ते के लिए हाँ कर दूँ? रजनी जी ने कहा। हाँ, शौर्य बोला। रजनी जी खुशी से शौर्य का माथा चूम लेती हैं और सुबह ही मीरा के घर फोन करने को कहती हैं।